नमस्कार मित्रों, संदेश राजस्थान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में किस तरह का पेपर आता है उस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के जो प्रश्न है वो यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो प्रथम पेपर होता है यूजीसी नेट का, उसमें जो प्रश्न आते हैं 50 प्रत्येक 2 अंक का, उन 50 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आओ चलते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण अभिक्षमता निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? मैं बता देता हूँ आपको। ये जो द्वितीय ऑप्शन है, बी ऑप्शन, छात्रों को चिंतन शक्ति का विकास करना, ये शिक्षण अभिक्षमता का पार्ट है कि छात्रों में चिंतन की शक्ति किस प्रकार विकसित होती है। वो शिक्षण अभिक्षमता का यही अर्थ होता है कि छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। द्वितीय प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? तो व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन, श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। तो इसमें जो सबसे अच्छी शिक्षण विधि है वो है संगोष्ठी एवं परियोजना। यानी संगोष्ठी विद्यार्थियों को मिला जुलाकर पढ़ाना, उन्हें संगोष्ठी के माध्यम से प्रेरित करना, ये शिक्षण विधि अच्छी है जिसमें विद्यार्थी सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया, संगोष्ठी एवं परियोजना शिक्षण विधि अच्छी है। तीसरा प्रश्न, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है, इसमें छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग करना चाहता है। तो शिक्षण सामग्री का उपयोग किस लिए करता है? इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनता है। यानी एक कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो उनमें कुछ विद्यार्थी उच्च क्षमता वाले होते हैं, कुछ निम्न क्षमता वाले होते हैं। तो जो शिक्षण कार्य छात्रों के बोधन स्तर का बनाता है वो अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग इसीलिए करता है क्योंकि शिक्षण सामग्री के माध्यम से एक कमज़ोर विद्यार्थी भी अपने जो मानक निर्धारित होता है उसका, मस्तिष्क का, उसको उस शिक्षण सामग्री के माध्यम से बढ़ा लेता है और उसे समझने में आसानी होती है। इसलिए शिक्षण सामग्री का उपयोग उसके शिक्षण कार्य के छात्रों के बोधन को स्तर बनाता है। यानी स्तर किसी का नीचा है तो भी उसे शिक्षण सामग्री के माध्यम से बराबर लाया जा सकता है, कि सामग्री को समझाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अपना चौथा क्वेश्चन, शिक्षक का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? शिक्षक का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? 4 ऑप्शन है, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का हस्तलेख और शिक्षक का विषय बोध। तो शिक्षक का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है? ये इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, शिक्षक का विषय बोध। शिक्षण का प्रभावी होना शिक्षक के विषय बोध के ऊपर निर्भर है। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं और विश्वसनीयता। तो कौन से अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए अच्छे प्रश्न पत्र के अंदर, स्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये भी बात सही है, और विश्वसनीयता भी उसकी बनी रहनी चाहिए। इसलिए व्यक्तिनिष्ठता उसके अंदर होनी जरूरी नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होती है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं ये होती है कि वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए और उसकी विशेषता बनाई होनी चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता प्रश्न पत्र की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ये तो प्रश्न आपको जो 5 बताइए ये शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित है।
तो 5 प्रश्न शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित आएंगे, वो निम्न ये हो गई। उसके बाद अनुसंधान अभिक्षमता के प्रश्नों पर हम चलती है। किसी शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह एक क्षेत्र में उपलब्धि साहित्य का अध्ययन करें, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करें, दूसरों के द्वारा दिए गए विचारों का समन्वय करें और दूसरों के द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करें। तो ये अनुसंधान अभिक्षमता है। इसमें क्या होगा, शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह, तो इसका उत्तर बी सही होगा। बी, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करें। अनुसंधान का मतलब यही होता है कि अनुसंधान करना, नए नियमों तथा सिद्धांतों की खोज करना। किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, कोई शोध कार्य, उसकी क्या विशेषता है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता। तो किसी शोध कार्य की विशेषता है वस्तुनिष्ठता। तो शोध कार्य की मुख्य विशेषता में गिनी जाती है वस्तुनिष्ठता। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराती है, इस परिधि में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो सरकार द्वारा जो जनगणना कराई जाती है उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। व्यक्ति अध्ययन, विकासात्मक, सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक। तो ये तो आपको पता ही होगा, सर्वेक्षण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। 10 वर्ष बाद जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाता है कि कितनी जनसंख्या बढ़ी और कम हुई। तो इसका ऑप्शन हो गया सर्वेक्षण। चौथा प्रश्न, किसी विषय के अध्यापकों के एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं? सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, परिसंवाद। इसको कहते हैं सम्मेलन। यानी किसी विषय के अध्यापकों का एक संगठन के सदस्य अपने कार्य की समीक्षा तथा भावी नियोजन के लिए इकट्ठे हुए, यानी कोई प्लान बनाने के लिए इकट्ठे होती है कोई एक विशेष विषय के अध्यापक, तो उसे सम्मेलन कहा जाता है। सम्मेलन, संगोष्ठी और कार्यशाला, परिसंवाद, इन सब में अपने अपना अलग, प्रत्येक शब्द के हिसाब से सबका अलग अर्थ होता है। आगे इनको विस्तार से बता देंगे आपको, संगोष्ठी क्या होती है, कार्यशाला क्या होती है। एक शोधकर्ता के किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया गया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया गया, इस कार्य को क्या कहा गया? शोध पत्र, लेख, शोध ग्रंथ, शोध रिपोर्ट। इसको शोध रिपोर्ट कहा जाता है जब किसी शोधकर्ता द्वारा एक क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे शोध रिपोर्ट कहा जाता है। ये हो गए 5 प्रश्न अनुसंधान अभिक्षमता के। उसके बाद में आगे चलती है अध्ययन बोध। अध्ययन बोध के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। ये तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ, पैराग्राफ आप आराम से पढ़ लीजिए। संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। आज़ादी के 50 वर्षों के बाद भी यदि हम बच्चों की मृत्यु के आंकड़े देखें या शिक्षा और रोजगार के मौकों पर नजर डालें तो प्रतीत होगा कि महिलाओं के संबंध में काफ़ी भेदभाव पाया गया है। करीब करीब पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि हमारे राजनीतिक ढांचे में भी इस संबंध में भेदभाव देखने में आता है। हमारी 13वीं लोकसभा में 543 में से केवल 43 महिला सांसद सदस्य थी। ये कोई आश्चर्यजनक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी समय में संसद में महिलाओं की संख्या 10% से अधिक नहीं रही है। ऐतिहासिक रूप में बड़े राजनीतिक दलों के चुनावी मुद्दों में महिलाओं की साझेदारी पर काफ़ी बल दिया गया, लेकिन ये केवल दिखावा है। इस तरह जब महिलाओं को वंचित कर दिया गया तो उन्हें अपना आखिरी हथियार संभाला और संसद तथा विधानसभाओं में अपने लिए सीटों के आरक्षण का मुद्दा उठाया। राजनीतिक दल जो हर बात को वोट बैंक से जोड़कर देखती है, इस मांग से सहमति दिखाते नजर आए। खेद की बात यह है कि एक धोखा ही साबित हुआ, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। एक जैसे समय में जब जाति ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल हो रही है, कुछ राजनीतिक ये चाहते हैं कि इस आरक्षण में पिछले वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए भी जगह निकाल जाए। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। एक सर्वे में यह पता चलता है कि सामान्य रूप से इस बिल में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। सचमुच दो मुहिम बात करने का ये एक बड़ा उदाहरण है। जनता के सामने राजनीतिज्ञ तो महिलाओं के आरक्षण का पक्ष ले रहे, लेकिन संसद के बाद वे इसे दबाने में लगे। कारण बहुत साफ है, पुरुष ये नहीं चाहते कि वे गद्दी से कब हुई उतरे। तो इसमें ऊपर जिस समस्या की ओर इशारा किया गया है उससे किसकी बुरी छवि उतरती है? राजनीतिक प्रणाली की, सामाजिक बर्ताव की, व्यक्तिगत बर्ताव की और सामाजिक व्यवहार की। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें सामाजिक बर्ताव की पूरी कहाँ छवि उभरती है। आगे, राजनीतिक दलों के सामने जो समस्या है प्राथमिक रूप से किस प्रकार की समस्या है? तो आर्थिक समानता, वोट बैंक, जन कल्याण और देशभक्ति। वोट बैंक की समस्या है, क्योंकि वोट उन्हें मिलता है तो राजनीति दल बना देती है, नहीं तो उन्हें दूसरी बार होना पड़ता है। अगला प्रश्न, ट्रम्प कार्ड का अर्थ है? ट्रम्प कार्ड का अर्थ है मरे हुए घोड़े को चलाना, पत्ते समझबूझ कर खेलना, दूसरे को नाकाम करना, सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। ट्रम्प कार्ड का अर्थ है सफलता के लिए जान लगाकर कोशिश करना। आगे चौथा, पुरुष ये नहीं चाहते कि वे गद्दी से कभी उतरे, क्या अर्थ है इसका?
इसका अर्थ शक्ति की लालसा, देशी व कामना, खुद की राजनीतिक क्षमता पर भरोसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार। पुरुष ये नहीं चाहते कि वे गद्दी के उतरे। इसका अर्थ है खुद की राजनीतिक क्षमता पर भरोसा। ये नहीं है, इसका सही उत्तर है शक्ति की लालसा। पुरुष ये नहीं चाहते कि गद्दी से उतरे, यानी शक्ति की उन्हें लालसा है, शक्ति की लालसा है, वे उतरना नहीं चाहते, राजनीतिक पद छोड़ना नहीं चाहती। 13वीं लोकसभा में कितने प्रतिशत महिलाएं थी? तो 7.91% महिलाएं थी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये केवल आपको अभ्यास के लिए बताया जाता है। अब मैं आगे के पॉइंट पे चलता हूँ। संचार से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे। संगठन के अनौपचारिक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? अंतर्व्यक्तिक समाचार, अंतर्मुखी संचार, जनसंचार और जनप्रवाद संचार। तो संगठन के औपचारिक नेटवर्क को जनप्रवाद माध्यम कहा जाता है। सेकंड प्रश्न, टेलीविजन की चैनल जो अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों के प्रसारण के लिए इन्हें ज्ञानदर्शन, व्यास, एकलव्य, किसान। तो टेलीविजन की चैनल जो अभियांत्रिकी और तकनीकी विषयों के प्रसारण के लिए उन्हें एकलव्य नाम दिया गया है। उसके बाद किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। तो सर्वाधिक पत्रिकाएं केरल में निकाली जाती है। जो सर्वाधिक साक्षरता का रिकॉर्ड भी केरल के नाम है, क्योंकि सभी लोग शिक्षित है और सर्वाधिक पत्रिकाएं भी वहां पढ़ी जाती है। प्रसार भारती जन प्रसार पत्रिका का मुख्य उद्देश्य जनता को निम्न प्रदान करना है। सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया, शिक्षा, अन्योन्य क्रिया और मनोरंजन, केवल मनोरंजन। प्रसार भारती जो कि हमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा उपलब्ध कराती है। प्रसार भारती का ये है प्रत्येक आम नागरिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, मनोरंजन और शिक्षा। उसके बाद 5वां, एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय का आधार है। लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, श्रोतागण के साथ अनन्य क्रिया, विशेष क्षेत्र में अनुभव और संचारक का व्यक्तित्व है। तो इनमें एक प्रभावशाली संचारक की योग्यता का निर्णय का आधार है लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। आगे चलते हम तर्क एवं गणितीय क्रियाएं। इसका पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ग संभागीय आंकड़ों को प्रदर्शित करता है? एक कॉलोनी में बहुमंजिले मकान, उसके बाद एक बगीचे में वृक्ष, राजमार्ग पर मोटर गाड़ियां और कक्षा में छात्रों का समूह है। तो वर्ग संभागीय आंकड़ों को प्रदर्शित करता है कॉलोनी में बहुमंजिले मकान। कॉलोनी में जो बहुमंजिले मकान होती है वो तर्क संगीत आंकड़े व्यक्त करती है। आगे, निम्न विधियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से भिन्न नहीं है? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, स्वीकृति, सत्यापन और प्रदर्शनीयता। तो निम्न विधियों में से कौन सी सिद्धांत विश्वास से भिन्न है? तो सिद्धांत विश्वास से भिन्न स्वीकृति है, ये सिद्धांत विश्वास से भिन्न है। कथन ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक तथ्य है, एक मूल्य, एक धारणा है, एक मूल्यप्रक निर्णय। तो एक मूल्यप्रक निर्णय, कथन ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, एक मूल्यप्रक निर्णय, ये एक। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्तंभ वाला एवं मानक है? विम। निम्नलिखित एक अधूरी श्रेणी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस संख्या को लिखिए जिसकी अधूरी श्रेणी को पूरी कीजिए। 4, 16, 36, 64। तो इसमें क्या आएगा? आगे वाला अक्षर आपको पूर्ति करना है। तो इसके 4, 4 चौक 16, 6 चंगा 36, 8 फटी 64। तो 4 फिर 6 आया, फिर 8 आया, तो फिर 10 आया। 10 इंटू 10, ये तो होगा नहीं, 64। इसमें ये आएगा 300। न्यूमेरिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको निकाल के देखोगे तब पता चलेगा। मल्टीपल
डिवाइडेशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके इसका उत्तर निकाला गया है। आगे युक्ति संगत तर्क, 5 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। यह प्रश्न नीचे दिए रेखा चित्र आधारित है। दो बड़े वृत्त क्रमशः मिट्टी में रहने वाले जीव तथा पानी में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करते हैं। छोटा वृत्त मिट्टी तथा पानी दोनों में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा चित्र उनके संबंध को दर्शाता है? आगे चलते हैं, क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा चित्र उनके संबंध को दर्शाता है? तो इसमें हो गया 4 नंबर, जो दो बड़ी वृत्त हो गए और एक में जीव पानी में रहने वाले जीवों को प्रदर्शित किया गया, दूसरा छोटा वृत्त मिट्टी पानी में। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से दो ऐसे कथन है जो सत्य नहीं हो सकते किंतु दोनों असत्य हो सकते हैं। वे कौन से कथन है? सभी मशीनें शोर करती है, कुछ मशीनें शोर करती है, कोई भी मशीनें शोर नहीं करती, कुछ मशीनें शोर नहीं करती। तो इसका सही हो जाएगा सी, 1 और 3। सभी मशीनें शोर करती है, कोई मशीन शोर नहीं करती, ये हो जाएगा इसका सही। आगे तीसरा क्वेश्चन, नीचे एक कथन दिया गया था, उसके बाद 2 कल्पनाएं दी गई है। ऐसा कथन जिसे हम सत्य मानते हैं, दिए गए कथन तथा कल्प पर विचार कीजिए तथा निर्णय दीजिए कि दिए गए कथन में कौन कल्पना निहित है। इसमें दोनों कल्पनाएं निहित है, कल्पना फर्स्ट और कल्पना सेकंड। हमें त्रुटियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि त्रुटि सीखना चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटियां हो सकती है। नीचे 2 तर्क दिए गए, फर्स्ट और सेकंड दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। हाँ, उन्हें ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जिनसे पाठक अन्य कार्यों में लिप्त हो जाए। नहीं, प्रेस की जिम्मेदारी है कि परिणाम की परवाह किए बिना सत्य को उजागर करें। केवल तर्क फर्स्ट, केवल सेकंड, कोई भी तर्क उचित नहीं है, दोनों तर्क उचित है। तो इसमें केवल तर्क फर्स्ट उचित है। हाँ, उन्हें ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए जिनसे पाठक अन्य कार्यों में लिप्त हो जाए। केवल तर्क फर्स्ट उचित है। उसके बाद नीचे दिए गया तर्क तथा उनसे प्राप्त निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक कीजिए। जो वस्तु ऊपर जाती है निश्चय नीचे गिरती है। हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो हेलीकॉप्टर निश्चय ही नीचे गिरेगा। तो इसका वैध है अवैध है, शक्ति अनावश्यक निष्कर्ष है। तो ये अनावश्यक निष्कर्ष है। आगे सूचनाओं का विवेचन, बिंदु दिया गया है। इसमें से प्रश्न इस तरह के आएंगे। एक परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों पर सेकंड थर्ड 4 में विद्यार्थी वाई जेड बैठे, प्रत्येक प्रश्न उत्तर में पूर्णांक 100 में से उनके द्वारा जो दिया गया। यहाँ एक अर्थ है, अनुपस्थित उपयुक्त तालिका के आधार पर प्रश्न के 1 से 5 तक के उत्तर कौन से विद्यार्थी को सभी प्रश्नों में मिलाकर 60 से 65% मिले। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सामने प्रश्न दिया गया है। एक परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र फर्स्ट सेकंड थर्ड है, 4 विद्यार्थी बैठे, WXYZ 4 विद्यार्थी बैठे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 पूर्णांकों का। W ने 60, 81, 45 अंक प्राप्त किए और X ने 59, 43, 51 एबसेंट और Y ने 74 ए एबसेंट, 71, 65 और Z ने 72, 76 ए 58 ये अंक प्राप्त किए गए इन्होंने। तो इसके आधार पर आपको फर्स्ट का उत्तर देना है। बताओ, मैं देता हूँ आपको, लेकिन निकालना आपको है। पहले में W उत्तर है, उसके बाद दूसरे में आगे चलते हम, दूसरे का ये उत्तर होगा, निकाल के देख लेना आप।
तीसरे का ये, चतुर्थ का ए और पंचम का डी। ये उत्तर होगी। उसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी संबोधित करता है इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी संबोधित करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलती है जिसे। और विद्यालयों के अंदर आईसीटी लैब विद्यमान है, तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन कर सकता है, बहुत विशाल जानकारी का संग्रह कर सकता है, जानकारी का शोधन जल्दी और सही कर सकता है, उपयोग सभी। तो इसका उपयोग सभी हो गया। गुणात्मक संख्यात्मक दोनों जानकारी का शोधन करता है, बहुत विशाल जानकारी संग्रह करता है, जानकारी का शोधन जल्दी सही करता है, उपयोग सभी हो गए इसके। उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है, उपग्रह संप्रेषण का काम ट्रांसफार्मर के माध्यम से चलता है। उपग्रह संप्रेषण का काम चलता है ट्रांसफार्मर के माध्यम से। चौथा, कंप्यूटर मशीन है जो मनुष्य के दिमाग के समान कार्य करता है। तो इसका हो गया सही है, गलत आंशिक है, यानी सही है इसकी बात। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ईमेल, इंटरनेट, शिक्षण, टीवी, इनमें सभी सम्मिलित है। आगे, जन एवं पर्यावरण। ऐसा समझा जाता है कि हमारा ग्लोब धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इस प्रकार से ग्लोब के बढ़ते तापमान के वास्तविक प्रभाव है। प्रश्न 1, कार्यमुक्ति प्राप्त भूमि वृद्धि, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों की जलवायु समानता, महासागर के जल स्तर में गिरावट, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। भारत के किस प्रदेश में भूजल आरंभिक द्वारा संदूषित है? इसका हो गया हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भूजल आरंभिक द्वारा संदूषित है। उसके बाद क्वेश्चन 3, नदी के मुहाने स्थित सुंदरवन की पहचान किस रूप में है? तो इसका हो गया मैंग्रोव वनस्पति के कारण सुंदरवन की पहचान है। तो ये मैंग्रोव वन। उसके बाद सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये सबको पता है, नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात में। निम्न किसी में औषधि गुण है? नीम में औषधि गुण है। उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन अंतिम पार्ट ये है, 5-5 प्रत्येक की पूछी जाती है, ये अंतिम पार्ट है, 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। भारत निम्न में से किस तकनीक शिक्षा का हिस्सा नहीं है? मेडिकल प्रबंध, फार्मास्यूटिकल, हवा यांत्रिकी। तो मेडिकल का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये है मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, मुंद्रा चेन्नई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। उस मुख्य सिद्धांत को चिन्हित कीजिए जिस पर संसदीय प्रणाली परिचालित होती है। कार्यपालिका का वास्तविकता के प्रति उत्तरदायित्व, संस्था की श्रोता, न्यायपालिका की श्रोता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व है, ये सही है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है, कितने प्रतिशत है कुल सीटों का? 33%। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको मिलाना है। इज्जतनगर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्नामेंटल टेक्नोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दिल्ली। तो ये 10 पार्टों में ये प्रथम प्रश्न पत्र विभाजित होगा।
और इसके प्रत्येक पार्ट के 5, लेकिन ऑनलाइन अब पेपर होता है उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत संशोधन होता है। कई पार्टों में 4 भी आ सकती है, कईयों में 3 भी आ सकती है और कई पार्टों में ज़्यादा भी आ सकती है। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है। आपको कैसा लगा? आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मैं आपका साथी ML बाम्बू, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चांदगढ़, चूरू। धन्यवाद।